पहले हमने गांधी जी के वीडियो का पहला भाग जारी किया था। हमने 2 बिंदुओं को कवर किया था और अब मैं आपको तीसरा बिंदु बताऊंगा। ये रहा। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि उन्होंने कुछ बहुत ही विरोधाभासी बयान दिए हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा था कि हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों को एक होना चाहिए क्योंकि हम एक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन यह एक होना चाहिए। यह अच्छा था। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन के बाद मुसलमान पाकिस्तान चले गए और वहाँ के हिंदू भारत आ गए। आप सभी जानते हैं कि ट्रेन में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे। मुझे यकीन है कि आप उस दौरान हुई अनगिनत त्रासदियों के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने यह भी कहा था कि यदि मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं तो हिंदुओं को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह व्यर्थ है। उनकी एक शक्तिशाली कहावत भी है, अगर कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दीजिए। इसलिए उन्होंने हिंदुओं से चुपचाप मुसलमानों के अत्याचारों को सहन करने को कहा। जब लोगों ने उनसे मुसलमानों को ऐसा ही कहने के लिए कहा तो वो चुप रहे। उन्होंने मुसलमानों को कभी भी हिंदुओं के अत्याचारों को चुपचाप सहने के लिए नहीं कहा। यह सलाह केवल हिंदुओं के लिए थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले मुगलों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और कई हिंदू राजाओं की हत्या कर दी थी। गांधी जी इन हिंदू शासकों से नफरत करते थे। वे शिवाजी महाराज से विशेष घृणा करते थे। महात्मा गांधी शक्तिशाली मराठा शासक से नफरत करते थे। उन्होंने शिव भवानी नामक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें भारत में इस्लाम की क्रूरता को सही ढंग से दर्शाया गया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोग इसे पढ़ें। उन्होंने किताब को झूठा बताते हुए लोगों से चालाकी की और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए था, क्योंकि गांधी जी उनका समर्थन चाहते थे। अगर लोग किताब पढ़ते तो उन्हें मुगलों की सारी बार्बरता का एहसास होता। अगर गांधी जी उनका समर्थन कर रहे थे तो हिंदू उनसे दूर हो जाते। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों से समर्थन हासिल करने के लिए पुस्तक पर प्रतिबंध लगवा दिया। यह पूरी तरह से राजनीतिक रणनीति थी। आश्चर्यजनक। हालांकि गांधी जी ने कहा कि सभी धर्मों को एक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह एक पाखंडी थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उनका बेटा एक मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लोग यह समझने में असफल रहे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम हिंदू एकता को बढ़ावा दिया, लेकिन अपने बेटे को मना कर दिया। अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता के बाद भारत पूर्ण बना रह सकता था और विभाजन से बच सकता था। मैं समझाता हूँ। भारत को आज़ादी मिलने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रधानमंत्री बनने पर जोर दिया था। उस समय चुनाव नहीं हुए थे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। जब जिन्ना ने यह कहा तो गांधी जी ने उनका समर्थन किया। अगर गांधी जी इसके लिए राजी हो जाते तो भारत को कभी भी विभाजन नहीं सहना पड़ता। तो विभाजन का कारण क्या था? जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू ने चुनौती दी थी, जो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उनके बीच फंसे गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया और भारत का विभाजन हुआ। बंटवारे के बाद भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। जब भारत ने इस कदम का विरोध किया तो गांधी जी ने कहा कि यह पाकिस्तान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब भाई बहन लड़ते हैं और संपत्ति का हिस्सा मांगते हैं तो वह हमेशा बिना किसी पक्षपात के होता है। गांधी जी ने भी कहा कि पाकिस्तान को वो दिया जाना चाहिए जो उनका है। गांधी जी 55 करोड़ रुपए देने के बजाय पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बने रहने के लिए आसानी से मना सकते थे, लेकिन एक राजनीतिक कदम में उन्होंने पाकिस्तान के गठन का समर्थन किया। इससे साफ पता चलता है कि उनकी निष्ठा कहाँ है।
गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा कि वह कुपोषण से मर जाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान को आखिरकार पैसे दे दिए गए और देश का विभाजन हो गया। सब एक इस चीज़ की वजह से। यहाँ चौथा बिंदु है, महात्मा गांधी ने हमेशा नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अफसोस की बात है कि उन्होंने खुद कई नस्लवादी टिप्पणियां की है। आपको कुछ हैरान करने वाले बयानों के बारे में बताता हूँ। एक युवा के रूप में महात्मा गांधी कानून का अध्ययन करने और काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक दिन गांधी जी क्रोधित हुए। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश बनाया था, वैसे ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी उपनिवेश बनाया था। गांधी जी ने गुस्से में कहा कि हमें काफिरों के लिए बनाई गई जेल में ले जाया जाया है। क्या आपको लगता है कि हम उनके बराबर हैं? अश्वेत अफ्रीकियों की तुलना में भारतीयों का रंग हल्का होता है और हम उनके जैसे स्तर पर नहीं हैं। उन्होंने काफिर नामक एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जो गहरे रंग के दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, हम समझ सकते हैं कि हमें गोरों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक भारतीय को काफिर की स्थिति में नहीं घसीटा जा सकता है। गांधी जी ने आगे कहा, इन दक्षिण अफ्रीकी लोगों की एकमात्र महत्वाकांक्षा पत्नी खरीदने के लिए मवेशी इकट्ठा करना है। उन्होंने उन्हें अजीब और असभ्य लोग कहा जो आलस्य और नग्नता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों की उनके साथ कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। हालांकि बाद में गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दक्षिण अफ्रीका के लोग अभी भी द्वेष रखते हैं। घाना विश्वविद्यालय में लोगों ने परिसर से गांधी जी की प्रतिमा को हटाने के लिए विरोध किया था। उन्होंने विरोध किया क्योंकि गांधी जी ने अपमानजनक शब्द काफिर का इस्तेमाल किया और उन्हें भेदभावपूर्ण नाम से संबोधित किया। यही कारण है कि अफ्रीका में बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उनका इस तरह का बयान कितना पाखंडी लगता है। साथ ही क्या आप जर्मनी के एडोल्फ हिटलर को जानते हैं? उसने यहूदी जाति का सफाया करने का इरादा किया और उन्होंने कई लोगों को मार डाला। बहुत ही दुखद कहानी है। उस समय यह स्पष्ट था कि यहूदी इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस लड़ना सही था, है ना? गांधी जी ने यहूदियों को नाजियों के प्रति अहिंसा अपनाने और चुपचाप मौत को स्वीकार करने की सलाह दी। क्या यह सही था? कितनी अजीब बात है। महात्मा ने हिटलर को एक पत्र लिखा था जिसकी शुरुआत मेरे दोस्त शब्दों से हुई थी। उन्होंने हिटलर को दोस्त कहा। हिटलर एक दयनीय आदमी था जिसने लाखों लोगों का नरसंहार किया, लेकिन गांधी जी उसे दोस्त कह रहे थे। कितनी अजीब बात है। वह यहूदियों के प्रति उसके जुल्म और अत्याचार को कैसे नहीं देख सकते थे। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि गांधी जी ऐसा क्यों करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज जर्मनी से हारने की कगार पर थे। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर कहा कि बस रहने दो, हिटलर एक अच्छा आदमी है। आपने सही सुना, उन्होंने कहा कि हिटलर एक अच्छा इंसान है। हाँ, उनका ऐसे क्या मतलब था? क्या गांधी जी का दिमाग खराब हो गया था? उन्होंने यह भी कहा कि इस हत्या को रोका जाना चाहिए। यदि आप जारी रखते हैं तो इसका परिणाम केवल अधिक रक्तपात होगा। हिटलर को आपकी खूबसूरत द्वीप और उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेने दो। खुशी खुशी उसे सब कुछ दे दो।
हिटलर कभी भी आपकी आत्मा और दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह जो चाहता है उसे लेने दो, यह गांधी जी की सलाह थी। उनके अजीबोगरीब बयानों से लोग हैरान थे। अब पांचवा बिंदु, गांधी जी हमेशा सफ़ेद शॉल और चप्पल पहनते थे और चलने वाली छड़ी रखते थे। उन्होंने बिना किसी विलासिता या अहंकार के विनम्र जीवन जिया। लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे देखें तो कहानी कुछ और ही थी। ये रही, गांधी जी ने कभी भी प्रथम श्रेणी के ट्रेन के डिब्बे में यात्रा नहीं की। वह अपनी यात्रा के लिए तृतीय श्रेणी की टिकट पसंद करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा एक साधारण गरीब जीवन व्यतीत किया। क्या आप जानते हैं कि तृतीय श्रेणी के डिब्बे में सफ़र करते हुए वह कभी अकेले नहीं गए। वे पूरे डिब्बे के लिए बुकिंग करते थे और भुगतान करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा अनुयायियों के एक बड़े समूह के साथ यात्रा करते थे और उनके टिकट का भुगतान करते थे। वे अपने साथ यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए भुगतान करते थे। तो क्या वह सचमुच में एक गरीब आदमी थे? मुझे नहीं लगता। एक धनी व्यक्ति जो हमेशा प्रथम श्रेणी में यात्रा करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरा प्रथम श्रेणी का टिकट मुझे अत्यधिक लगता है, लेकिन गांधी जी के खर्चे की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। तो क्या वह वास्तव में अमीर आदमी थे या गरीब थे? गांधी जी ने कभी गाय का दूध नहीं पीने का संकल्प लिया था। दूध के व्यवसायीकरण और गायों के साथ दुर्व्यवहार को देखकर गांधी जी व्यथित थे। बछड़ों को मां से अलग कर दिया जाता था और गायों से ज़बरदस्ती दूध निकाला जाता था। वे गायों के संकट को नहीं देख पा रहे थे और कभी दूध ना पीने की कसम खाई। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके डॉक्टरों ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का आग्रह किया। गांधी जी तब बकरी का दूध लेने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वह सस्ता था। इस बकरी का दूध सस्ता नहीं था, यह अत्यधिक महंगा था। बकरी को प्रतिदिन साबुन से नहलाया जाता था। बकरी की देखभाल के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का खर्च आता था। आप सोच रहे होंगे कि ये मामूली राशि है, लेकिन ये अब नहीं, तब ये बहुत बड़ी राशि थी। कल्पना कीजिए कि आप प्रतिदिन 1000 रुपये का भुगतान करना है। तब भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन गांधी जी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। बकरी को नहलाया जाता था, महंगा खाना खिलाया जाता था और फिर दूध निकाला जाता था। ऐसा रोज़ किया जाता था। हाँ, वह एक अमीर आदमी लग रहे हैं और बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे। सरोजिनी नायडू ने एक बार मजाक में कहा था, महात्मा गांधी को गरीब रखने के लिए हमें खजाने खाली करने पड़ेंगे। आपके विचार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि गांधी जी ने गरीब आदमी होने के लिए बकरी के दूध के 10 रुपये प्रतिदिन दिए। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका और यूके की यात्रा की, क्योंकि वहाँ बकरी का दूध उपलब्ध नहीं होता था, उन्होंने इन देशों में गणमान्य व्यक्तियों को बकरी के दूध ढूंढने को कहा और इसके लिए एक बड़ी राशि का भुगतान किया। यही कारण है कि सरोजिनी नायडू ने मजाक में बयान दिया, लेकिन कई लोगों को लगा कि उन्होंने सच कहा क्योंकि वे बहुत खर्चा करते थे। वह केवल बोलने के लिए गरीब थे, हकीकत में वे बहुत पैसा खर्चा करते थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी को गरीब कहा जा सकता है। दिलचस्प है ना? तो ये आखिरी हिस्सा था। आपको कैसा लगा? लोग उनका सम्मान करते हैं और उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिलाने में मदद की थी। हाँ, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। हालांकि उनके सहायक पक्ष से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका मतलब है कि मनुष्य परिपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें उन्हें
अभी भी सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद रखना चाहिए।